साथियों नमस्कार, मैं हूं विनोद अग्रवाल। मेरे साथ आज अवेलेबल है पेशी दस्तूर साहब, जिनको इंडस्ट्री का रिच एक्सपीरियंस है, ऑलमोस्ट 32 ईयर्स, यू कैन से मोर देन 3 डिकेड। डबल पीजी होल्डर है और मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन में नेशनल सेल्स हेड की पोस्ट पे वर्क किया है। राइट नाउ यूटीआई के अंदर एज ए नेशनल सेल्स हेड एंड ग्रुप प्रेसिडेंट के रूप में वर्क कर रहे हैं। तो मैं स्वागत और वेलकम करता हूँ पेशी दस्तूर बहुत साहब। बहुत धन्यवाद अग्रवाल जी। शुक्रिया आपका कि आपने हमारे को आमंत्रण किया ये कॉन्वर्सेशन में वार्तालाप करने के लिए आपके साथ। Thank दस्तू सर, आपको इतना रिच एक्सपीरियंस है, आई विटनेस है, इंडियन इकोनॉमी को आपने बहुत पास से देखा है। काफी सारे स्कैंडल्स हुए हैं, लाइक हर्षद मेहता, केतन पारिक, 2008 का रिसेशन, टेपरिंग, 2020 का कोविड। उसके बावजूद इंडियन इकोनॉमी ने फिनोमिनल ग्रोथ दी है, एवरेज डबल डिजिट रिटर्न दिया है, ऑलमोस्ट 14-15% रिटर्न आया है। और आने वाले समय में आप इंडियन इकोनॉमी को कैसे देखते हैं? ऑल्दो हमने सभी फंड मैनेजर के मुंह से सुना है कि इंडियन इकोनॉमी इज द डेजर्ट इनटू द ओशन। मैं भी उनकी बातों से सहमत हूँ। पिछले 10 साल जो इंडियन इकोनॉमी में बदलाव आया है, ओके, हैज बीन फिनोमिनल। आप जीडीपी की बात कीजिए, आप कंजम्पशन की बात कीजिए, जैसे कि टेलीकॉम पेनिट्रेशन। कंजम्पशन डज नॉट मीन कि भाई आपने टेलीकॉम टेलीकॉम इज इंफ्रास्ट्रक्चर। आप अगर किसी से बात ही नहीं कर पाओगे तो फिर बिजनेस आगे कैसे बढ़ेगा। रोड्स की बात कीजिए, ट्रांसपोर्टेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। मोबिलिटी क्रिएट्स इकोनॉमिक ग्रोथ। एब्सोल्युटली ट्रू। एंड टुडे यहाँ से आगे मैं 2047 विकसित भारत की बात करूँ, पिछले 10 साल छोड़कर आगे वाले 20-22 साल की बात करूँ, तो आई थिंक जो हमारी generation आई है to working population, we have the youngest, largest working population in the world. Okay? This is what is going to drive the economy. उतार चढ़ाव आते रहेंगे। किसी ने टैरिफ लगा दिए, किसी ने लड़ाई शुरू कर दी, किसी ने और कुछ कर दिया। बट आई थिंक जो हमारी ताकत और वो हमारे डोमेस्टिक स्टोरी से आती है, can get little disturbed by international events, but वो strength हिला कोई नहीं पाएगा, फिर बाहर से भी या अंदर से भी। ग्रेट। दस्सू साहब, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है और आपने कहा कि इंडिया की जो वर्किंग पॉपुलेशन है, इट इज द कैपिटल ऑफ द कंट्री। एंड नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि अभी इंडिया ऐसे लैंडस्केप पे स्टैंड करता है कि जहाँ पे 2400-2500 डॉलर पर कैपिटा इनकम है। जब भी किसी भी कंट्री का ये पर कैपिटा इनकम डबल हुआ है, दैट टाइम एवरी कंट्री इज रनिंग लाइक फिनोमिनल। व्हाट इज द योर व्यू ऑन इट? सो वो एक गेम शो में बोलते हैं ना, अगला बढ़ाओ। ओके, सबसे इम्पोर्टेंट कोई भी कंट्री के इकोनॉमी में पर कैपिटा इनकम आप गिनो ना, तो $2000 का लेवल रहता है। राइट। ओके, जिस दिन आप उसको क्रॉस करते हो, टू रीच द नेक्स्ट 50% ग्रोथ, विच मीन्स टू गो फ्रॉम 2 to 3000, राइट। 3000 to 5000, 5 to 10 and 10 to 12, राइट। okay, happens very very fast. आप सोचिए कि it has taken us more than 75 years to reach this 2000 on an average with a rising population. राइट। Okay, but now this same population becomes your strength राइट। in taking it ahead from here. क्या होता है ना सर, कि जब आपकी आमदनी मान लीजिए $100 है, राइट, तो आप यू आर ऑलवेज लुकिंग आफ्टर वेरी बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, कि भाई मैं रोज का 2 वक्त का खाना, और अगर कोई बीमारी आ गई तो उसके ऊपर कोई दवाई की पैसे, पर बाकी आप कुछ कर ही नहीं पाते हो। राइट। द मिनट आप $2000 क्रॉस करते हो, यू आर एबल टू टेक केयर ऑफ फूड, शेल्टर, क्लोथिंग। राइट। नाउ यू आर अ मैन हु कैन थिंक आगे यहाँ से मुझे कहाँ पर मेरा इंटरेस्ट लाई करता है। कोई स्पोर्ट्स में करेगा, कोई कपड़ों में करेगा, कोई पैशन करेगा। राइट। एंड दैट इज वेयर दैट jump start from 2000 to 3000 and 3 to 5, 5 to 7, 10 happens very very quickly. It is a very crucial mark. आप किसी भी कंट्री की हिस्ट्री में देखोगे, राइट। जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस वो लेवल से हुआ और वो लेवल तक जो रफ्तार से इकोनॉमी बढ़ी थी, दोनों में बहुत बड़ा अंतर रहता है। ग्रेट। So India is a land of opportunity looking like a ocean into the desert. अभी काफी सारे इंटरनेशनल ग्लोबल इश्यूज चल रहे हैं। वन ऑफ माय इन्वेस्टर कॉल्ड मी दैट डे ट्रम्प इज डिक्लेयरिंग द टैरिफ।
तो मैंने उसको बताया था कि सर कि ये वोरेस्ट है, इससे वोरेस्ट कुछ नहीं हो सकता है। इसके लिए ऑलरेडी इंडिया ने काफ़ी सारे बैकअप बना रखे हैं, जैसे इंटरेस्ट रेट डाउन करने का उनके अंदर पावर है, जिससे लिक्विडिटी मार्केट में सप्लाई होगी। क्या अभी आप सोचते हो कि जो ट्रम्प वाला इवेंट, जो टैरिफ वाला इवेंट, क्या वोरेस्ट हो चुका है या ऐसे और वोरेस्ट होने की संभावना है या ऐसे ही वोलेटाइल बना रहेगा, ऑल द टाइम इट विल कम अप? सो पहले ना सबको इसका इम्पैक्ट, पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट समझने की कोशिश करनी चाहिए। राइट। इंडियन goods exports to US या is 2% of our GDP. एब्सोल्युटली ट्रू। Okay, it is 2% of our GDP. हमें टैरिफ्स लगाए गए हैं फ्रॉम मिनिमम 10% to 26 to कोई कोई प्रोडक्ट्स में 30%, बट आवर एवरेज रेट इज 26%. ओके, नाउ मान लीजिए ये 26% की टैरिफ की वजह से हमारी एक्सपोर्ट्स 10% का हिट लेती है. So what will be the impact on overall GDP? It will be 0.2%. Means if I'm expecting to grow at 5.8, 5.6 or 6.5, I will grow by 0.2% slower. क्या हमारी दुनिया खत्म हो गई by growing 0.2 slower? No, you are just growing, you are growing. या You are still one of the fastest growing in the world. राइट। You're just going to grow at 0.2 slower. That's all it is. So the negative impact जो लोगों को इतना डर बैठ गया है is going to be not कि भाई हमारी पूरी इकोनॉमी उजड़ जाएगी, लाइक नॉट लाइक दैट. अच्छा, ये इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है. नहीं, बहुत सारे कंट्रीज पे टैरिफ्स जो लगाए गए हैं मेक दोस कंट्रीज अनवायबल. सो आप अगर चाइना की तो बात ही अलग हो गई, बट आप कंट्रीज लाइक वियतनाम, बांग्लादेश, विच आर मैन्युफैक्चरिंग हब्स अलोंग विद चाइना एंड सप्लाइंग टू यूएस, राइट। वहां पर 49 और 50% का टैरिफ लगा है. टेक केमिकल्स एज एन इंडस्ट्री, वियतनाम पे 49% का टैरिफ लगा है. इंडिया में केमिकल्स पे 30% का टैरिफ है. इट विल क्रिएट एन अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया टू बी द सप्लायर, okay, while Vietnam will become uncompetitive. So there are both sides. Normally होता क्या है सर कि जब भी ऐसा कोई बड़ा चेंज, बदलाव ग्लोबल लेवल पे आता है ना, the immediate reaction is panic. राइट। पैनिक हमेशा होता है बिकॉज ऑफ अनसर्टेनिटी, राइट। नॉट द इम्पैक्ट ऑफ द डिसीजन. अनसर्टेनिटी कि ये कब तक कहाँ तक चलेगा. मार्केट्स हेट अनसर्टेनिटी. सो इम्पैक्ट आप फाइनली रियलाइज करोगे, अरे इसका तो बहुत नॉमिनल इम्पैक्ट था. रादर सम कंट्रीज बेनिफिटेड फ्रॉम इट बिकॉज यहाँ से प्रोडक्शन शिफ्ट होकर यहाँ से सप्लाई चालू हो दिया, एंड दैट्स व्हाट इज गोइंग टू बी प्लेइंग आउट. आई थिंक वी विल हैव टू वेट एंड वॉच. बहुत सारे कंट्रीज के साथ बहुत सारे एरियाज में नेगोशिएशंस चल रहे हैं, एंड वी विल हैव टू सी फाइनली आउटकम क्या आता है. बट गेस करना बहुत मुश्किल है कि आगे क्या होगा. अभी तक जो पता है उसका इम्पैक्ट, इज इट कि हम उजड़ जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है. वी विल कंटिन्यू ग्रोइंग वेरी वेरी वेल. करेक्ट। गुड। पीसी साहब, जैसा कि आपने बताया कि एवरी थ्रेड हैव अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी आल्सो। जैसा कि मैंने कुछ छोटा सा डाटा देखा था कि इंडिया इज एक्सपोर्टिंग मेजोरिटी, यू कैन से जेनरिक मेडिसिन। तो जेनरिक मेडिसिन में अगर 50% भी टैरिफ लगा देते तो ₹4 का प्रोडक्ट ₹5 हो जाएगा। तो गारंटी से तो काफी चीप है। तो फिर भी जो ये लेमन कस्टमर है वो तो जेनरिक परचेज करने वाला ही है। तो व्हाट इज द योर व्यू ऑन इट? And second one, which sectors you are looking at great, like technology, like energy, like infra, like banking and financial services, like PSU? Which sectors you are looking at great and phenomenal for the investor for coming 1 decade, 2 decade, like new financial ventures like AMC, like you can say CAMS, Carvi, CDSL, NSDL. Every sector now sectors is very, 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 very larger. A year it is only 30 companies, then 50, now 500 तो minimum index हो गया. After that also long companies into the listed space. बिल्कुल. सो मार्केट डेप्थ जिसे कहते हैं कि भाई हमारी ये पिछले 3-4 साल में बहुत सारे आईपीओज आए. सो देयर वाज न्यू बिजनेसेस जिसको निवेशक को एक्सेस मिला. सेक्टर्स जो हमें पसंद है, सबसे पहले सबसे बढ़िया और एक ही मैं कॉल आउट करूंगा इज बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विस. Great, great. 2018 के बाद
जब एनबीएफसी की क्राइसिस हुई थी, ओके, सिंस देन only certain pockets of financial services and banking has done very well. A lot of them have otherwise been laggards to their own, उनकी खुद की हिस्ट्री के सामने वो फीके पड़ गए, बाकी इंडस्ट्रीज के सामने फीके पड़ गए, and they have not been able to contribute meaningfully to the overall GDP or economic growth. So if I have to pick one sector where हमें सबसे बड़ा मौका दिखता है, इट इज बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज. दूसरे सेक्टर्स में ऐसी बात नहीं है कि ओ सेक्टर अच्छा नहीं करेगा. आपको हमेशा दो चीजें साथ में देखनी पड़ती है कि सेक्टर कितना अच्छा करेगा और मार्केट ने उसको ऑलरेडी डिस्काउंट कितना कर दिया है. राइट. ओके, अगर मुझे लगता था, एंड मार्केट हम सबसे स्मार्ट रहता है, अगर मार्केट को लगता है ये सेक्टर अच्छा ही करने वाला था तो भाव में ऑलरेडी पिछले 1 2 3 साल में ऑलरेडी उतार के बैठ गया है. सो हियर यू हैव टू लुक एट बोथ सेक्टर एंड प्राइस. ओके, क्योंकि किसी चीज में आपको ऑलरेडी 35-40 पी मल्टीपल एंड डिस्काउंटिंग ऑफ 26 एंड 27 अर्निंग्स हो चुका है. ओके, then the opportunity from a investor might not be greatest. The sector will do very well. ग्रेट. वैसे सर अभी आपने एक बहुत अच्छा वर्ड बोला, प्राइस. यूजुअली मैंने ऐसा मेरी लाइफ में देखा है, सिंस 2006 आई एम वर्किंग इनटू द इंडस्ट्री. जब प्राइस लुक्रेटिव लगता है तो कॉन्फिडेंस लेवल इज वेरी डैमेज्ड, और जब कॉन्फिडेंस लेवल इज वेरी हाई दैट टाइम प्राइस इज वेरी हाई. So how can an investor dilemma can manage in that scenario? You can say in 2008 when market is 21,000, everybody is queue into the queue and willing to invest. And when market is at 1,000, price is very comfort zone, but fear is very high. Nobody is willing to invest. So ये जो दो इमोशंस रहते हैं इंसान में, लालच और डर, क्या भाई जब लालच होती है, ओके, आप कभी हर प्राइस आपको अफोर्डेबल दिखता है, Right. और जब डर बैठ जाता है, ओके, आप प्राइस की तरफ तो ध्यान ही नहीं देते हो, क्योंकि आप सिर्फ अपने डर में खेलते रहते हो. Absolutely true. सबसे ज्यादा पैसा हमने हिस्ट्री में सीखा है कि ये दोनों एक्सट्रीम में ही बनता है. True. यहाँ पर आपको अपना पोर्टफोलियो रीअलाइन कर देना चाहिए फॉर द एसेट एलोकेशन, एंड यहाँ पर आपको वापस वही करना है फॉर द एसेट एलोकेशन. मैं उदाहरण देता हूँ. सितंबर 2024 हमारे ये जो मार्केट है उसका पीक था. Absolutely true. करेक्ट. वो वक्त पे देखोगे 1 year रिटर्न of Nifty Next 50 was 80%, mid cap small cap was 50+%. ओके, तब लोग जिससे भी जाकर मिलो आप, सब कहते थे हाँ हाँ मेरे पास तो 5 7 10 साल का व्यू है और मुझे कोई चिंता नहीं है. बट हकीकत में आपके पोर्टफोलियो में क्या बदलाव हुआ था? मान लीजिए कि मैं एक निवेशक हूं, मैंने कहा 50% लार्ज कैप, 30% मिड और 20% स्मॉल कैप में होना चाहिए. बट स्मॉल और मिड में इतनी भयंकर रैली हुई थी कि मेरा लार्ज कैप एक्चुअली 30% ही हो गया था. Right. अब वो वक्त पे वो जो रीबैलेंसिंग करना था आपको, वो किया नहीं ऊपर के मार्केट में, क्योंकि लालच, जहां पर रिटर्न दिख रहा था वहां पर आप हाथ नहीं लगाने को तैयार. Right. सेम वे इज द सियर फैक्टर. Right. बट ये दोनों एक्सट्रीम्स हुए. अग्रवाल जी, मैं एक तीसरा एलिमेंट लेके आता हूं कि एक होता है डर, एक होता है लालच, और तीसरा होता है बोर्डम. Right. ओके, सबसे ज्यादा डर ना मुझे बोर्डम से लगता है. ओके, बोर्डम क्या है कि निवेशक एक 6 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 1 साल, 2 साल, 3 साल मार्केट कहीं नहीं जाता है, जिसे हम टाइम करेक्शन कहते हैं. वो मार्केट थोड़ा ऊपर नीचे, थोड़ा ऊपर नीचे खेलते जाता है. ऐसे 2 3 साल निकल जाते हैं, इन्वेस्टर बोर हो जाता है. Right. वो बोर्डम में इन्वेस्टर इंटरेस्ट ही छोड़ देता. Absolutely true. डर में ही इज इंटरेस्टेड Right. बट ही इज स्केर्ड. Yeah. लालच में ही इज इंटरेस्टेड बट ही इज ग्रीडी. Right. When he gets bored,
because of a long time correction, okay, he loses interest पर me. 2008 में मार्केट ने पीक किया था, 9 में बॉटम किया था, 10 में रिकवरी हुई थी, राइट। बट आपको पता है सबसे ज्यादा रिडेम्पशन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में कब हुए थे? 2013 में। जो कि 13 में क्या था? कुछ नहीं था, क्योंकि भाई जिसने 2008 7 8 तक पैसे लगाए थे, 2013 आ चुका था और वो पैसे तब तक वहीं के वहीं था मार्केट, राइट। ओके, राइट। उतार चढ़ाव तो बहुत था, राइट। निवेशक लॉस्ट इंटरेस्ट एंड द वर्स्ट you know the feeling that you have to worry about as a distributor advisor, right, is good, right, Correct. That's why we are saying to investors, the long-term definition of SLM Mutual Fund Services Private Limited is minimum 7 years. We have a lot of fast data experience. If anybody invested in 2015, after 2020, bad events, result is zero, negative. If anybody started investment in 2003, 2008, everything is abolished due to the high corrections. If any investor is rolling return 7 years plus, it is phenomenal. It is always double digit 7 years plus. So as a SLM, we are always recommending कि minimum 7 years plus का view, then you come into the equity. Right now, आपने sectors की बात की, आपने fear and greed की बात की, volume की बात की, और एज ए लेमैन इन्वेस्टर अभी तो इंडिया में कुछ हुआ ही नहीं है. लेस देन 4 and 5% इन्वेस्टर इज इनटू द इक्विटी. आउट ऑफ देम 80% इज जस्ट कम ड्यू टू some investors getting great money without any knowledge. They are just putting money and they don't have an in-depth knowledge. They're not ready to take the knowledge also. His literacy level into India is very, very, very poor. As a layman investor, which kind of mutual fund, which category is better for the investor? क्योंकि सेबी ने जब से कैटेगराइजेशन किया है, फिनोमिनल वर्क किया है एज ए लेमन इन्वेस्टर के लिए. लार्ज कैप क्या होता है, मिड कैप क्या होता है, स्मॉल कैप क्या होता है, मल्टी कैप क्या होता है, सेक्टोरियल क्या होता है, बिजनेस साइकिल क्या होता है, उन्होंने हर एक का एक फ्रेम बना दिया. फिर फ्रेम बना दिया तो एक लेमन इन्वेस्टर को समझ में आए. अर्लियर क्या होता था कि जिस फंड मैनेजर को जैसा अच्छा लगा, फ्लेक्सी कैप नाम है, बट पता लगा कि मेजोरिटी तो लार्ज कैप में है, क्योंकि लार्ज कैप की रैली चल रही है. तो स्मॉल कैप की रैली चल रही है तो मेजोरिटी स्मॉल कैप में आ गए, तो इसको एकदम स्मूथ लाइन कर दिया. तो एक लेमन इन्वेस्टर को किस में जाना चाहिए? उसमें भी सबसे ज्यादा डिलेमा है कि फ्लेक्सी कैप ले या मल्टी कैप ले, सिस्टम ओरिएंटेड ले या मैनेजर को इच्छा जो कहने दे. व्हाट इज द बेटर, व्हाट इज द योर ओपिनियन, व्हाट इज द योर एक्सपेक्टेशन, विच आउट ऑफ बोथ मल्टी कैप एंड फ्लेक्सी विच इज बेटर and why? You have a rich experience, more than 3 decades, and practically all events you've seen by your eyewitness. So, actually 3 प्रोडक्ट कैटेगरी है. ओके, एक है फ्लेक्सी कैप, एक है मल्टी कैप और एक आप भूल गए लार्ज एंड मिड कैप. Great. It's absolutely true. सो पहले तो मैं कहूँगा कि जो नया निवेशक हो, जो छोटे रकम से बड़ी जमा पूंजी तैयार करने की ख्वाहिश रखता हो, उसको पहले तो कोई भी ये 3 में से प्रोडक्ट कैटेगरी में से प्रोडक्ट ही चूज करना चाहिए. एब्सोल्युटली परफेक्ट. अब लार्ज एंड मिड कैप, फ्लेक्सी कैप एंड मल्टी कैप, ऑल 3 आर वेरी डिफरेंट. और मैं अदरवाइज ये जरूर कहूँगा कि हर साइकिल में एक ना एक हीरो लगेगा और बाकी 2 को पीछे छोड़ के चलेगा, राइट. बट ऐसा कोई नहीं होगा कि हर साइकिल में वो ही हीरो निकलेगा. लेट मी बी वेरी वेरी क्लियर. सो इफ यू गो बैक टू हिस्ट्री, यू विल रियलाइज दैट द बेस्ट परफॉर्मेंस has actually been delivered by the mid cap segment. Right. Not small cap, not large cap, it is the mid cap segment. क्योंकि उसको बेनिफिट जो मिलता है ना, वो नीचे से जो स्मॉल कैप बड़ा बन के आता है, वहां से बेनिफिट मिलता है. एंड जो मिड कैप लार्ज कैप बन के बाहर निकल जाता है, वो पूरे जर्नी का बेनिफिट उसको मिलता है. सो मिड कैप हैज बीन द बेस्ट परफॉर्मिंग जर्नी. Right. नाउ मल्टी कैप में होता क्या है कि you have to compulsorily be 25% in mid cap, 25% small cap and 25 large cap. Direct. अब because हर वक्त पे मुझे 25, ऐसा वक्त आ सकता है जैसे कि हाल ही हमने देखा है मिड कैप और स्मॉल कैप काफी उतार आ गया है. तो ऐसे माहौल में मल्टी कैप विल लुक बैड, क्योंकि फ्लेक्सी कैप में फंड मैनेजर को चॉइस था कि भाई सिर्फ 80%, 90% में लार्ज कैप में बैठ जाऊं. राइट, करेक्ट. लार्ज एंड मिड कैप में सिर्फ 35%, वो पूरे 65% पैसा लार्ज कैप में लगा सकता है. सो अलग साइकिल में अलग प्रोडक्ट काम करेगा.
However, having said that, जितनी भी एनालिसिस हमने की है, मल्टी कैप हैज द बेस्ट पोटेंशियल टू आउट परफॉर्म फ्लेक्सी कैप एंड लार्जर मिड कैप. क्यों? उसी वजह से कि जो उसकी पाबंदी है वही उसकी ताकत बनती है. एब्सोल्युटली ट्रू. क्योंकि जब वक्त बुरा आता है, ये प्रोडक्ट में 25% कंपल्सरीली मिड और स्मॉल कैप में पड़ा रहता है, निवेश किया जाता है, और जब ये मार्केट फ्लिप होता है सबसे तेज यही भागता है वापस. सो आई वुड से कि ये 3 प्रोडक्ट कैटेगरीज में से मल्टी कैप इज अ ग्रेट प्रोडक्ट कैटेगरी बिकॉज ऑफ दिस रीजन. दूसरी बात कि आपको सब सेक्टर्स का एक्सपोजर मिलता है. एब्सोल्युटली. ओके, मैं एग्जांपल लेता हूँ. केमिकल एज अ सेक्टर इन इंडिया, अब तो लार्ज कैप कंपनी नहीं मिलेगी, नॉट अवेलेबल. आपको वो सेक्टर में पार्टिसिपेट करना हो तो यू हैव टू कम एंड मीट टू स्मॉल कैप, एंड मल्टी कैप गिव्स यू दैट एडवांटेज कि भाई कंपल्सरीली आई विल टेक, इफ आई वांट टू पार्टिसिपेट इन मीडिया, okay, I don't have a chance. I have to go to small and mid cap. एब्सोल्युटली. Even in financial services, ये बड़े बैंक्स को आप छोड़ दोगे, most other financial services participants are either mid or small cap. Okay, so it is not कि every financial services or every bank is a large cap. राइट. So that's where multi cap gives you this different size to play on, different sectors that we are able to participate in, and it becomes a great option for people to consider as their first investment that they want to make. दिस इज अ ग्रेट. दोस्तों साहब, आपने जैसा बताया है कि मल्टी कैप इज द ग्रेट एंड फिनोमिनल फंड. इट इज अ रूल बेस्ड. देयर इज सम सेबी रेगुलेशन इज कंपल्सरी. They have to stay 25% each category, large cap, mid cap, and multi cap. Only rest 25% fund manager can be play into the any sectors, either into the some money put into the case, depend on the scenario. Wow. Or in the longer term, past data is there. कि always small cap give a better return than mid cap, then larger cap, but this case is reverse. large cap में कम रिस्क होता है, mid cap में उससे कम होता है, small cap में और कम होता है. तो एक फिनोमिनल प्रोडक्ट है. तो इसके अंदर आपने जो एक बात कही कि जब लार्ज कैप बड़ी होती है तो मल्टी कैप बहुत ज्यादा अच्छा नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ 25% या 20% तक जा रहा है. जब मिड कैप रैली होती है तो पर्टिकुलर उस 1 साल 2 साल के अंदर अच्छा प्ले नहीं करेगा, बट लॉन्गर व्यू में 10 साल 15 साल में देखें तो सबको ओवरकम अप कर सकता है मल्टी कैप. और बीइंग ए यूटीआई, अब इंडिया के अंदर पहली ऑर्गेनाइजेशन है जो म्यूचुअल फंड लेके आई थी इंडिया के अंदर. इट इज यू कैन से मदर ऑफ इंडियन म्यूचुअल फंड इकोनॉमी. अभी ऐसा मैंने रिसेंटली का स्टडी किया है कि यू आर कमिंग विद द ग्रेट प्रोडक्ट मल्टी कैप. तो आप क्या स्पेसिफिक ख्याल रखने वाले हो इन्वेस्टर के लिए जो सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट लेके आ रहे हो, और क्या इसमें जो नॉर्मल सभी जगह है मिनिमम 1000 रुपीज से SIP हो सकती है, मिनिमम 5000 से लमसम परचेज कर सकते हैं, क्या इसके अंदर भी STP SWP सभी अवेलेबल रहेगी? व्हाट इज द योर पॉइंट ऑफ व्यू? सो ये जो सो सिंपल है हमारे. यस, ये मई की 29 तारीख से लेकर जून के 13 तारीख तक, सॉरी, करेक्ट माई सेल्फ, अप्रैल की 29 तारीख से शुरू होते हुए मई की 13 तारीख तक हमारा नया प्रोडक्ट यूटीआई मल्टी कैप फंड का NFO न्यू फंड ऑफर चलेगा. लाइक इसमें फंड में हम यही 3S स्ट्रेटेजी अप्लाई करेंगे या अप्रोच करेंगे कि साइज, and sector. Okay, how do we give a different exposures for different companies, but हमारा जो रिसर्च प्रोसेस है सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है कि आप अगर इमारत खड़ी करते हो ना, तो अगर आपका फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं है, आप इमारत के ऊपर माला नहीं चढ़ा सकते. राइट. Correct. Multi-cap fund is only another floor. Multi-cap fund is only another floor on that foundation. राइट. हमारा फाउंडेशन क्या है? इज प्रोसेस एंड पीपल एंड फिलोसफी. ग्रेट. सो जितने भी प्रोडक्ट्स हम क्रिएट करते हैं, ओके, ऑल अराउंड दैट फाउंडेशन. इक्विटी में हम प्राइमरी रिसर्च 445 कंपनीज पे करते हैं. ओके. There are 145 companies. We will be sitting, talking to the management, suppliers, reading their balance sheet, analyzing them every quarter on quarter for their results. ओके.
ओके दैट प्रोसेस में हम जो हमारी यू नो रिसर्च प्लस फंड मैनेजमेंट में 30 लोग से ज्यादा टीम जो है उनका कलेक्टिव एक्सपीरियंस 275 साल से ज्यादा है इन टर्म्स ऑफ फंड मैनेजमेंट पीपल टीम एंड एक्सपीरियंस एंड लास्ट बात इज फिलॉसफी और पोजिशनिंग क्योंकि अभी आपको सिंपल वही उदाहरण देता हूँ मेरे पास फ्लेक्सी कैप है मेरे पास लार्ज एंड मिड कैप है आज मैं मल्टी कैप लेके आ रहा हूँ एब्सोल्यूट अब अगर तीनों प्रोडक्ट एक सरखे दिखने वाले हैं एक जैसे दिखने वाले हैं तो फिर तीन प्रोडक्ट लाने की जरूरत ही नहीं There is no sense of the coming with the news. so every product will have a philosophy and a positioning which will be different from the next one और जो आप या हम डिसाइड करते हैं इसका पोजिशनिंग एंड फिलॉसफी वही दायरे से ये प्रोडक्ट चलेगा Right. वापस एग्जाम्पल देता हूँ हमारा जो फ्लेक्सी कैप फंड है वो नॉर्मली हम क्वालिटी स्टाइल के आधार पर चलाते हैं जो हमारा लार्ज एंड मिड कैप फंड है रिलेटिव वैल्यू स्टाइल पर चलाते हैं Right. ओके जो मल्टी कैप आएगा will be both styles in between of each other. Correct. Okay. So that is where it's very important. And I'll summarize के हमारा जो 3S approach रहेगा ये size, style and sectors multi cap fund में with the foundation जो हमारे equity fund management team का है it should definitely benefit investors. ग्रेट। जैसा कि सर आपने बताया कि लगभग 4,500 कंपनियों का आप रिसर्च करते हो, आपके पास 450 450 इन कंपनी का रिसर्च करते हो, मल्टीपल डाटा पॉइंट्स पे आप बात करते हो, कैश रीच, बैलेंस शीट, मैनेजमेंट, फ्यूचर एस्पिरेशंस। तो इसके अंदर पर्टिकुलर जो स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप रहने वाला है, बट आप इसमें किस कैटेगरी में अभी करेंटली पॉजिटिव हो कि मुझे लार्ज कैप ज़्यादा रखना है, मिड कैप ज़्यादा रखना है, स्मॉल कैप ज़्यादा रखना है? आपकी फंड मैनेजमेंट टीम क्या पॉइंट ऑफ व्यू रखती है? क्योंकि दैट 25% डिपेंड ऑन द फंड मैनेजर, वेयर ही इज मोर कंफर्टेबल ही कैन पुट इट, ही इज नॉट कंफर्टेबल देन ही कैन पुट द इनटू द लिक्विड आल्सो। परफेक्ट सो आज की तारीख में आई थिंक हमारा ओवरवेट पोजीशन लार्ज कैप में ही होगा क्योंकि जो करेक्शन हमने मिड और स्मॉल कैप्स में देखे हैं हमारा अभी भी मानना है कि वो आज भी थोड़े महंगे रहे ग्रेट। ओके एंड इसके लिए जो हमारा मैंडेटरी 25% का है वो तो रहना ही है हमने प्रोडक्ट ऐसे डिजाइन किया है कि लार्ज और मिड में हम 30% ±5% हो सकते हैं सो अगर मुझे बहुत ही पसंद आया मिड और स्मॉल कैप आई कैन गो अप टू 25 और मैक्सिमम 35 राइट। okay same way large cap में I can be at 40% ±10% ओके। okay so that's the way the product design has been created but आज की तारीख में I think it will carry outside जो mandatory मुझे mid and small cap है my overweight position will be towards large cap करेक्ट। तो इट इज, यू कैन से इट इज ए मल्टी सेक्टर्स फंड, इट इज लाइक अ बिजनेस साइकिल जहाँ पे सभी सेक्टर्स का इसमें एलिमेंट रहने वाला है कि बैंकिंग का भी रहने वाला है, फाइनेंशियल सर्विसेज का भी रहने वाला है, फार्मा के भी रहने वाला है, इंफ्रा भी रहने वाला है, कंज्यूमर ड्यूरेबल भी रहने वाला। क्या इसका एडवांटेज भी आपके मल्टी कैप में मिलेगा एक लेमन इन्वेस्टर को? वो एब्सोल्युटली क्योंकि ये ऐसा ब्यूटीफुल प्रोडक्ट है क्योंकि मुझे कंपल्सरीली मिड स्मॉल और लार्ज कंपनीज में निवेश करना है और आप केमिकल सेक्टर ले लीजिए अगर केमिकल सेक्टर में आपको एक्सपोजर चाहिए तो आपको सिर्फ लार्ज मिड एंड स्मॉल कंपनीज में ही मिलेगा लार्ज कंपनीज में केमिकल सेक्टर मिलेगा ही नहीं आपको राइट। so that is the beauty ke you will get access to all different sectors okay different types of businesses different size of businesses गुड। पेशे सर, लास्ट बट नॉट लीस्ट कि आज की डेट में एसडब्ल्यूपी इज द वंडरफुल प्रोडक्ट फॉर द फाइनेंशियल फ्रीडम जर्नी। एसआईपी इज द क्रिएटिंग द ह्यूज वेल्थ वंडरफुल प्रोडक्ट। एसटीपी in particular when market is very volatile, when people are not feeling comfortable, it is a great way to come from debt to equity. What is your view and idea about both all three things? तो अग्रवाल जी आपने 7 years का बताया कि 7 year रोलिंग रिटर्न में निवेशक कितनी बार नेगेटिव गया है शायद कभी नहीं
एंड एवरेज रिटर्न डबल डिजिट बढ़िया बना है। राइट। तो मैं ये SIP SWP का कॉन्सेप्ट लोग समझते हैं, मैं यही 7 साल का एक दोनों जोड़ देता हूँ। निवेशक को 7 साल SIP करनी चाहिए, 7 साल कुछ नहीं करना चाहिए, राइट। और फिर 7 साल के बाद SW शुरू करो 7% की, आपको कभी लाइफ में दिक्कत नहीं होगी। ग्रेट। ग्रेट। सो यही 7 का प्रिंसिपल मैं दोहराता हूँ। अच्छा, अब ऐसी बात नहीं है कि अरे 7 साल का ही SIP करना चाहिए। मैं बोलूंगा कि 15 साल 25 साल जब तक आपकी आमदनी चलती जाती है कीजिए SIP, बट ट्राई अप्लाइंग दिस प्रिंसिपल ऑफ 7-7-7। ग्रेट। 7 years SIP, 7 years आप इन्वेस्टेड रहिए, स्टे इन्वेस्टेड। स्टे इन्वेस्टेड, एंड उसके बाद 7% की SWP, यू विल नेवर फेल in your investment journey. Okay, hopefully there should be never a problem कि आपको आपकी रिमाइंडर ऑफ योर लाइफ टाइम कभी कोई पैसे की जरूरत पड़ेगी। Your investments will take care of. Great, great. So it's a really phenomenal things you are saying right now, and it is some data is there also. If anybody doing the great lump sum also into the hybrid fund, he started after 1 year SWP, there is huge money is making, and his current lifestyle is also phenomenally doingly well. Last सर आपको इतना रिच एक्सपीरियंस है, आपने भी काफी सारी बड़ी बड़ी बातें की है, काफी सारे बड़े बड़े प्रैक्टिकल चीजें बताई है, बट एक लेमन इन्वेस्टर को कुछ नहीं पता है। वो एक ही चीज देखता है कि रिटर्न कितना आएगा, और हमें सेबी बाउंड करती है, रेगुलेशन बाउंड करता है कि रिटर्न का वी कांट स्पीक। और एज अ लेमन वी कैन से कि इट इज जितना जीडीपी ग्रो करेगा और जितना महंगाई रहने वाला है, तो ग्रोस जीडीपी जितना ग्रो होगा उससे प्लस ही आने वाला है। प्लस फंड में से अल्फा आ जाएगा 1-2%। तो इट इज प्रैक्टिकली फेयरली वी आर लुकिंग कि आने वाले 10 साल 20 साल, जो पास्ट 10 साल 20 साल थे, उससे बेटर है या नहीं है। So आने वाले समय में मैं ये इंडस्ट्री पिछले 30 साल से देखते आ रहा हूँ। जो 30 साल को मैं ब्रेकअप कर दूं, तो जो पहले 20 साल में देखे थे और पिछले 10 साल में देखा है, ओके, is going to be very different in the next 10 years also from a return expectation point of view. या क्योंकि इंडिया में एक जमाने में 1990s में इन्फ्लेशन डबल डिजिट हुआ करता, एब्सोल्युटली ट्रू। ब्याज दर यूज्ड टू बी 14% 14% 15% तो नॉर्मल था बैंक की FD पे। राइट राइट 50 also गिविंग। वो वातावरण ने इक्विटी मार्केट से 20% की अपेक्षा रखना बहुत ही मामूली बात थी। राइट। आज अगर हमारा इन्फ्लेशन 5-4-5% पे आया है, गवर्नमेंट बॉन्ड 6.5% पे चलता है, कॉर्पोरेट बॉन्ड या FD 9-9.5% से चलती है, आप उस पे इक्विटी प्रीमियम जोड़ दीजिए तो 12-12.5-13 is a reasonable expectation basis economic data from the market. अब मार्केट इज नॉट इवन। अब ऐसा वक्त आएगा कि कभी उसने आगे आने वाले साल की जो रिटर्न है वो एक साथ जोड़कर दे दी, राइट। तो आपने वो हमेशा मैं एनालॉजी देता हूँ कि भाई दिवाली आती है, पहले ही आपके घर पे 2 किलो के बदले में 3 दिवाली से 5-5 किलो की मिठाई आ गई, आपने तो खा लिया बैठकर, राइट। अब दिवाली जरूर आएगी, आपके घर मिठाई नहीं आई तो याद रखना चाहिए था, अच्छा वो जो एक्स्ट्रा आनी थी दिवाली पे मिठाई, वो एक्चुअली आने वाली दिवाली की थी। एब्सोल्युटली ट्रू। Returns and economy and markets are exactly like that. The economy will be like Diwali. Every year you will see progress. Markets are like मिठाई, कभी एडवांस में बढ़ चुकी होती है, कभी लेटर और इट विल कमती है, ओके। बट दोनों को आप लंबे समय के ऊपर कंपेयर करोगे, इट इज मार्केट्स आर अ slave to earnings of company which are a reflection of the economy that he runs. करेक्ट। तो नेक्सल में इट इज करेक्ट कंक्लूजन एंड सारांश वी कैन से कि जितना इंडिया ग्रो करेगा, जितना महंगाई आएगा, उससे 1-2% प्लस माइनस इंडिया रिटर्न आता रहेगा, और लंबे समय में इंडियन इकोनॉमी इज लुकिंग लाइक ए डेजर्ट इनटू द ओशियन, और बहुत अच्छा पैसा बन रहा है और आगे भी बनता रहेगा। पेशे से आपने आपका समय दिया, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। लास्ट 2 वर्ड्स इफ एनीथिंग यू विश टू से फॉर माय इन्वेस्टर यू कैन से। आई थिंक एक ही चीज कहूंगा कि आप
बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं कि कितने समय तक पैसा लगाना चाहिए, कब तक लगाना चाहिए, कब निकालना चाहिए। ये सब की चीज़ का मेरे पास 3 ही जवाब है। आप अगर पूरी ज़िंदगी रहने वाले हो तो पूरी ज़िंदगी आपके पास पड़ी है निवेश करने के लिए, तो क्यों हम 5, 7, 10 साल की बात करते हैं? व्हाट इज़ द टाइम फ्रेम फॉर इन्वेस्टमेंट? इट्स अ लाइफ टाइम। ग्रेट पॉइंट नंबर 2, कब लगाना चाहिए? जब आपके पास पैसा हो, आपको पैसा लगाना चाहिए। इसके लिए हर महीने जिसकी पगार आती है, मेरे जैसे हर महीने पैसा आता है, हर महीने निवेश करता हूँ एसआईपी के द्वारा। वो पैसा निकालना कब चाहिए? जब आपको ज़रूरत हो निकालिए। मार्केट के ऊपर चढ़ाव या नीचे गिरावट से लेकर आप पैसा निवेश या बाहर निकालना काम शुरू करोगे, यू विल फेल। You are likely to fail. So, redeem money when you need money, invest money when you have money, stay invested for your full life term is my closing guidance. बहुत धन्यवाद. Lovely to have you with. सेम है Thank you. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.